जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेपी कहानी वाला में। द्वितीय विश्व युद्ध के उथल पुथल भरे वातावरण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अंग्रेजों की नजरबंदी से निकलना अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिला देने वाली एक घटना थी। आइए सुनते हैं इस कहानी को। चेहरे से गुस्से लगने वाला एक पठान कलकत्ता की एक पतली सी गली में मुड़ गया। 10 कदम जाकर उसने दरवाजा खटखटाया। एक पतले दुबले युवक ने दरवाजा खोलकर पूछा, तुम कौन हो? पठान ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं हूँ। उस युवक ने चौंक कर कहा, अरे आप अंदर आइए। पठान फौरन अंदर चला गया और युवक ने दरवाजा बंद कर लिया। अंदर जाकर वह युवक और पठान आपस में शुद्ध बंगला भाषा में बातचीत करने लगे। थोड़ी देर बाद वह युवक उसी मकान से एक मौलवी के साथ निकला। ये मौलवी साहब फर्राटे के साथ शुद्ध उर्दू बोल रहे थे। दोनों एक छोटी सी कार में बैठ गए। कार 50-60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बर्दवान की ओर दौड़ने लगी। देखते ही देखते कार बर्दवान रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। प्लेटफॉर्म पर फ्रंटियर मेल खड़ी थी। युवक ने मौलवी साहब के लिए पंजाब का टिकट खरीदा और उन्हें रेलगाड़ी पर चढ़ा दिया। फ्रंटियर मेल पंजाब के लिए चल दी और युवक वापस कलकत्ता चला गया। ये मौलवी साहब कोई और नहीं, वही गुस्सेल से लगने वाले पठान थे। इसी पठान को उस पतली गली में घुसने के कुछ देर पहले अंग्रेजों के गुप्तचर विभाग के इंस्पेक्टर जनरंजन राय ने रोककर पूछताछ की थी। उस समय यह पठान पश्तो लहजे में बोल रहा था तथा उसकी भाव भंगिमाओं से गुस्सा टपक रहा था। जासूस जनरंजन राय की ड्यूटी अंग्रेज सरकार द्वारा नजरबंद किए गए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसिद्ध नेता सुभाष चंद्र बोस के घर पर लगी हुई थी। घर के बाहर पुलिस चौकी थी। चारों ओर जासूसों का जाल बिछा हुआ था। सुभाष बाबू को घर के बाहर 4 दीवारी तक जाने की भी इजाजत नहीं थी। उनके पास आने वाली डाक पर सख्त सेंसर लगा हुआ था। पिछले कुछ दिनों से सुभाष बाबू ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। उन्होंने दाढ़ी बनाने भी बंद कर दी थी। वे चश्मा भी कभी कभी ही लगाते थे। 26 जनवरी सन 1941 को पूरे दिन कलकत्ता में होने वाली सभाओं में जासूसी करते करते थके हुए जनरंजन राय ने जब सुभाष बाबू के घर के बाहर अपनी ड्यूटी शुरू की तो थकान के कारण उसे झपकी आ गई। आधी रात के करीब जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सामने सड़क पर एक लंबा तगड़ा पठान आराम से चला जा रहा है। राय ने उसे आवाज देकर रोका। जब वह नहीं रुका तो उसे शक हुआ और उसने धमकी दी, रुको वरना गोली मार दूंगा। अब उस पठान को रुकना पड़ा। जासूस राय ने उससे इतनी रात में सड़क पर घूमने का कारण पूछा। पहले तो पठान ने कुछ बताने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उसे हवालात में डाल देने की धमकी दी गई तो उसका स्वर कुछ नम्र हुआ। अरे, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं तो अपने घर से आ रहा हूँ। मेरी पत्नी बीमार है। डॉक्टर ने मुझे अभी दवा लाने के लिए भेजा है। पठान के इस तर्क और पश्तो लहजे से प्रभावित होकर जनरंजन ने उसे जाने दिया। यह पठान जब मौलवी के भेष में फ्रंटियर मेल से दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरा तो उसने पाया कि पूरा स्टेशन जासूसों और पुलिस वालों से भरा पड़ा है। जासूसों की फौज स्टेशन पर सुभाष चंद्र बोस को पकड़ने के लिए आई हुई थी, जो नजरबंदी के पहरे को धोखा देकर भाग निकले थे। लेकिन मौलवी साहब अत्यंत आत्मविश्वास से उर्दू में बातचीत करते हुए स्टेशन से बाहर निकल आए। ठीक 3 दिन बाद इस मौलवी को जासूस रॉय को फिर से चकमा देना पड़ा। दिल्ली रेलवे स्टेशन से फ्रंटियर मेल में ही पेशावर जाने के लिए जिस डिब्बे में मौलवी साहब चढ़े उसी में जासूस रॉय पहले से बैठा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। मौलवी साहब ने फौरन अपने सूटकेस सहित डिब्बे से उतरने की तैयारी की, लेकिन इंस्पेक्टर ने उनसे अनुरोध किया कि वे उसी डिब्बे में बैठे रहें। इस पर मौलवी साहब पूरे आत्मविश्वास के साथ जासूस की बगल में बैठ गए। कुछ दूर चलने के बाद रेलगाड़ी एक स्टेशन पर रुकी। जासूस रॉय स्टेशन पर उतरा और प्लेटफॉर्म पर बने तार घर में घुस गया। मौलवी को संदेश हुआ कि कहीं यह पुलिस वाले को बुलाने तो नहीं गया है। वास्तव में राय ने लाहौर तार भेजा, क्योंकि इसे पूरा शक था कि मौलवी के भेष में सुभाष चंद्र बोस उस डिब्बे में सफर कर रहे हैं। 2 घंटे बाद मुगलपुरा स्टेशन आ गया। इसके बाद लाहौर था, जहां स्टेशन पर 200 पुलिस के जवान मौलवी साहब का इंतजार कर रहे थे। लेकिन मौलवी साहब मुगलपुरा पर ही उतर पड़े। जनरंजन राय ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन मौलवी साहब ने बड़े प्यार से जवाब दिया, मुगलपुरा और लाहौर में दूरी ही क्या है। जासूस का जाल छिन्न भिन्न हो गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह भी मुगलपुरा पर उतरकर मौलवी का पीछा करने लगा। मौलवी ने भी यह भांप लिया। वह फौरन स्टेशन के सामने एक होटल में घुस गए। जासूस राय कुछ क्षणों तक होटल के बाहर उनका इंतजार करता रहा। फिर उसे पास ही खड़े एक सिपाही से थाने का पता पूछा। थोड़ी ही देर बाद सादे वेश में पुलिस की एक टुकड़ी होटल के बाहर मौजूद थी। जासूस राय अभी अपनी अगली रणनीति निर्धारित ही नहीं कर पाए थे कि होटल से एक सिल्क सूट पहने और एक कीमती हैट लगाए एक साहब निकले, जिसने जासूस द्वारा रोके जाने पर झड़कने वाले स्वर में टूटी फूटी लेकिन रुआबदार हिंदुस्तानी में बताया कि उसका नाम गाय मित्रा है और वह पांडिचेरी में रहने वाला एक फ्रांसीसी है। इतना बताकर गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वह फ्रांसीसी
पास ही खड़ी एक टैक्सी में बैठकर आंखों से ओझल हो गया। उस समय तक सुभाष बोस के जीवित या मृत पकड़े जाने पर सरकार भारी इनाम की घोषणा कर चुकी थी। जासूस रॉय इस इनाम को जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसने लाहौर के सारे नाके बंद करवा दिए। फिर भी सुभाष बाबू का कोई सुराग न मिलने पर वह खुफिया पुलिस के साथ पेशावर पहुंचा। उसकी आंखें उसी पठान को तलाश रही थी जो उसे सुभाष बाबू के घर के सामने से गुजरते हुए आधी रात को दिखा था और जिसने अपनी बीवी के लिए दवाई खरीदने का बहाना किया था। इसी बीच पेशावर में वायुसेना के एक फ्लाइंग अफसर ने सुभाष बाबू को पठान के वेश में ही एक काफिले में शामिल करवाकर काबुल पहुंचा दिया। काबुल से निकलकर सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर, जापान, चीन, मलाया तथा थाईलैंड आदि देशों की यात्राओं पर रहे। उन्होंने जर्मनी के तानाशाह हिटलर से मुलाकात की तथा आजाद हिंद फौज का गठन किया, जिसका लक्ष्य भारत की आजादी के लिए लड़ना था। इतिहास में उन्हें एक सच्चे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनकी मृत्यु का रहस्य आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। हम ऐसे सच्चे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं। जय हिंद। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करें व इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।